हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां मैं अपलोड करता हूं वीडियोज हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड। इस वीडियो सीरीज में हम रैंडम वेरिएबल पढ़ रहे हैं। रैंडम वेरिएबल पर अभी तक मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी तक रैंडम वेरिएबल के बारे में हम ये पढ़ चुके हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और साथ ही लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन किया था। इस वीडियो में हम इन्हीं कंसेप्ट पर बेस कुछ न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक रैंडम वेरिएबल x, उसकी वैल्यू, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। कैसे कि रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो क्या क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है। ऑब्वियसली ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा और इनकी जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो इस तरह से है कि 0 की प्रोबेबिलिटी 0 है, 1 की प्रोबेबिलिटी k है, 2 की प्रोबेबिलिटी 2k, 3 की प्रोबेबिलिटी 2k और इसी तरह से 7 की प्रोबेबिलिटी हमें 7k² प्लस k दे रखी है। तो ये हमें इस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और हमें पता क्या करना है, क्या क्या चीज़ें मालूमात करनी है। पहला, फाइंड k, इस k की वैल्यू पता करनी है। दूसरा, एवेलुएट प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6, x लेस देन 6 के लिए आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 6 से ग्रेटर देन और इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी पता करनी है और प्रोबेबिलिटी पता करनी है x बिटवीन 0 एंड 5। तो ये 3 प्रोबेबिलिटीज़ पता करनी है। साथ में आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x, इस रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी पता करना है और मिनिमम वैल्यू ऑफ c सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू c इज ग्रेटर देन 1/2। c की वो मिनिमम वैल्यू पता करनी है, उस मिनिमम c को पता करना है जिससे लेस देन और इक्वल टू x के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, 1/2 से ग्रेटर देन हो जाए। और फाइनली ये प्रूव करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइंग बिटवीन 1.5 टू 4.5 अपॉन x ग्रेटर देन 2। तो ये प्रोबेबिलिटी भी पता करनी है। तो इसके बारे में हम जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो और डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं एक एक करके। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, नंबर 1 फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, फाइंड k। अब k कैसे पता करेंगे, तो देखिए सिंस वी आर गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। और अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इन सभी प्रोबेबिलिटी का सम क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो देयरफॉर सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। इन सभी प्रोबेबिलिटी का सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इनका सम क्या है। इन सभी प्रोबेबिलिटी का सम देखिए 7k² प्लस 2k² 9k² प्लस k², ये तो आपके पास हो गया 10k² प्लस, अब k कितने हैं, 4k प्लस k, 5k प्लस 3k, 8k एंड प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका 9k इक्वल टू 1 हो जाएगा। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करना है। दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 10k² प्लस 9k माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना दीजिए। k की 2 वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है k में, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे सिंपली 10k², 9k को हम लिखेंगे 10k माइनस k इज 9k माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड विच गिव्स, यहाँ से दोनों से 10k कॉमन आ जाएगा तो ये आपके पास बच जाएगा k प्लस 1 और इन दोनों से माइनस कॉमन आ जाएगा तो k प्लस 1। और अगेन आप देखें यहाँ से k प्लस 1 कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास 10k माइनस 1, 10k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये इसके फैक्टर बन गए। और अब इन्हीं फैक्टर से देखिए, या तो आपके पास k प्लस 1 0 होगा
या आपके पास 10k माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज k, अगर ये 0 है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, और अगर ये 0 है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10। तो हमारे पास k की दो वैल्यूज़ मिल रही है, -1 एंड 1/10। बट देखिए अगर k -1 है तो अगर दोनों में से एक वैल्यू k अगर -1 लें तो यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, -2k। यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, -3k। तो अगर k की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, -1 लेते हैं, तो हमें कुछ प्रोबेबिलिटीज जो है वो नेगेटिव भी मिलती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो नहीं सकती। तो इसका मतलब सिंस फॉर k इक्वल टू -1 वी गेट नेगेटिव प्रोबेबिलिटीज, k अगर -1 लेते हैं तो हमारे पास नेगेटिव प्रोबेबिलिटीज मिलती है। देयरफॉर या दिस इम्प्लाइज k इज नॉट इक्वल टू -1। k की वैल्यू -1 तो हम ले नहीं सकते, एंड हैंस अगर k की वैल्यू -1 नहीं लेंगे तो k की दो ही वैल्यूज थी, -1 या 1/10। तो हैंस k कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो ये हमने k को आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो फिर इन सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, और उसको सिंप्लीफाई करके k की दो वैल्यू आ गई हमारे पास पॉसिबिलिटीज़, -1 और 1/10। लेकिन -1 लेते हैं तो हमें कुछ प्रोबेबिलिटीज़ नेगेटिव मिलते हैं, इसका मतलब k की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, और इसलिए k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी। तो ये हमारा पहला पार्ट था। सेकेंड जो पार्ट है उसमें हमें कुछ प्रोबेबिलिटीज़ निकाल दी हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिटवीन 0 एंड 5। तो ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले हम फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6। तो x लेस देन 6 मतलब 6 से छोटी जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उनका सम। हमने जब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा था तो ये कहा था कि x लेस देन 6 मतलब 6 से छोटे जितने भी प्रोबेबिलिटी हैं उनका सम। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6, इसको हम लिख सकते, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो लेस देन 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 6 की प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाएगी। तो दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, तो 6 से कम जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उनका सम किसके बराबर हो जाएगा, 6 या 6 से बड़ी प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर लें। तो यहाँ से आपको ये वाला पार्ट भी मिल जाएगा हमको, ये जो पार्ट हमें पता करना है। तो 1 माइनस, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए, एक तो 6 हो सकता है और एक 7 हो सकता है। तो यहाँ से हम ले रहे हैं कि ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो उसके लिए हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज है, एक तो x की वैल्यू 6 हो सकती है और एक 7 हो सकती है। अब देखें ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 कितनी दे रखी है, 2k² दे रखी है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 वो कितनी दे रखी है, 7k² प्लस k दे रखी है हमको। अब जरा देखें ये सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 9k² प्लस k हो गया। अब k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू अभी हमें फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट की है 1/10। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस, ये हो जाएगा 9/100 हो जाएगा, 10 की वैल्यू है 1/10, तो 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा 1/100 प्लस k हो गया आपके पास 1/10 हो गया। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना आता है हमारे पास 1 माइनस, यहाँ अगर आप 100 एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 10, तो 9 प्लस 10 ये हो जाएगा 90। तो ये आपके पास आ जाएगा, सिंप्लीफाई करें अगेन 100 एलसीएम, तो 100 माइनस 9 इज 81, तो 81/100 है। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी हो गई x लेस देन 6 के लिए। अब इसी पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ x वैसे यहाँ आ गई है हमारे पास, ये जो प्रोबेबिलिटी आई है 19/100,
ये हमारी प्रोबेबिलिटी किसकी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए है। और अगर इंडिविजुअल भी करना चाहे इसको तो कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इज इक्वल टू अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू 6 क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो x की वैल्यू 6 हो सकती है और एक x की वैल्यू आपके पास 7 हो सकती है। ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ है ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए। तो यहाँ पर आप देखें x इक्वल टू 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2k² और 7 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 7k² प्लस k। टोटल आपके पास ये हो जाएगा 9k² प्लस k हो गया। k की वैल्यू 1/10 है तो अगेन वो सेम चल रहा है 9/100 प्लस 1/10 और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 19/100 जो है वो आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए। और एक पार्ट हमारे पास और है, उसमें हमें क्या पता करना है, उस पार्ट में हमें पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिटवीन 0 एंड 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिटवीन 0 एंड 5, 0 से बड़ा और 5 से छोटा। तो 0 से तो बड़ा हो और 5 से छोटा रहे तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, इस रेंज में हमारे पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है 1 हो सकती है, प्लस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 हो सकती है, प्लस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3 हो सकती है और एक हमारे पास वैल्यू 4 हो सकती है। बिटवीन 0 एंड 5 हमारे पास क्या क्या वैल्यू है 1 2 3 4। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है वेयर x इज बिटवीन 0 एंड 5 क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4। और ये प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, 1 पे प्रोबेबिलिटी आपको k दे रखी है, 2 पे प्रोबेबिलिटी आपको 2k दे रखी है, 3 पर प्रोबेबिलिटी आपको 2k दे रखी है और 4 पर जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको 3k दे रखी है। तो इन सभी का सम कितना हो जाएगा, 4 और 5 8k हो जाएगा और k की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/10। तो ये आपके पास आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल बिटवीन 0 एंड 5। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया कि हमने ये अलग अलग तरह की प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करना है इस रैंडम वेरिएबल x का। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, पिछले वीडियो में हम डिफाइन कर चुके हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f, ये जो सबस्क्रिप्ट में हमने x लिखा है वो रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है कि किस रैंडम वेरिएबल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f विच इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल x, और क्या देता है वो हमें देता है प्रोबेबिलिटी देता है ऑफ रैंडम वेरिएबल x लेस देन और इक्वल टू x। इस रियल नंबर और इससे छोटे जितने भी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है उनकी प्रोबेबिलिटी का सम। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पिछले वीडियो में डिफाइन किया था। अब देखें कि अगर मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू 0 पर फाइंड आउट करूं x इक्वल टू 0 के लिए, तो वो क्या देगा, वो हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 0। अब 0 या उससे छोटे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू एक ही है, ये 0, तो ये 0 से लेस देन तो कोई वैल्यू है नहीं हमारे पास रैंडम वेरिएबल की, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। और इक्वल टू 0 पर प्रोबेबिलिटी कितनी है 0। तो x इक्वल टू 0 पर इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू क्या है 0। अब अगर देखें कि अगर मैं इसी को मैं अगर 0.1 पे कैलकुलेट करूँ, रियल नंबर 0.1 ले लें, तो वो क्या देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 0.1। लेकिन 0.1 से लेस देन और इक्वल टू तो हमारे पास एक ही वैल्यू है, वो कौन सी है, तो वो हो जाएगा x इक्वल टू 0 के लिए, और वहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0 है। इसी तरह से अगर आप x इक्वल टू 0.2 पर प्रोबेबिलिटी निकालना इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को निकालना चाहेंगे, तो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 0.2। अब 0.2 से लेस देन और इक्वल टू तो हमारे पास रैंडम वेरिएबल की एक ही वैल्यू है जो कि है 0, तो ये रहेगा 0, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है 0 है। तो हम देख रहे हैं कि 0 पर हमारे पास जो इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू जो आई थी 0, वो 0.1, 0.2, 0.3 और ऐसा करते 0.9 तक आप देखें
तो हमारे पास इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही रहेगी। जो वैल्यू चेंज होगी वो 1 पे चेंज होगी। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इस फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऐसे डिफाइन करेंगे कि अगर रैंडम वेरिएबल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 1 से लेस है, तो उस केस में हमारे पास इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। अब 1 पे देखेंगे, अगर हम इसको 1 पे फाइंड आउट करें तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट 1 क्या हो जाएगा, ये आपको दे देगा, प्रोबेबिलिटी दे देगा x लेस देन और इक्वल टू 1 पे, और लेस देन और इक्वल टू 1 पे देगा। इसका मतलब ये हो जाएगा रैंडम वेरिएबल की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 वैल्यू है, एक तो 0 है और एक आपके पास 1 है। तो दिस इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 एंड द प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1। अब 0 पर प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है, और 1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, k है। तो ये कितना हो गया, k, और k की वैल्यू हमारे पास है 1/10। तो 1 पे हमारे पास कितना आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू आ गई 1/10 आ गई। अब आप 1.1 पे देखेंगे तो वो क्या देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1.1, और 1.1 से लेस देन और इक्वल टू वैल्यू क्या है, 1 और 0 दो ही वैल्यू है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी का सम वापस 1/10। इसी तरह से 1.2 पर अगर हम देखेंगे तो वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट x इक्वल टू 1.2, तो वो हमें दे देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1.2, और 1.2 से लेस देन और इक्वल टू वैल्यू क्या है रैंडम वेरिएबल की, 0 और 1, तो अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, और वो उसका वापस k 1/10 आएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 से शुरू करके 2 से लेस देन तक रहें तो वहाँ सभी जगह उस रेंज में इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, 1/10 ही रहेगी। अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी 2 पर, तो अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को x इक्वल टू 2 पर डिफाइन करें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, और 2 और 2 से लेस देन क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, ये तो x इक्वल टू 0 पर प्रोबेबिलिटी है, प्लस x इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी है, प्लस x इक्वल टू 2 पर प्रोबेबिलिटी है। ये 3 प्रोबेबिलिटी हमारे पास है, 3 पॉइंट है लेस देन और इक्वल टू 2 पर, 2, 1 एंड 0। तो इन तीनों प्रोबेबिलिटी का सम, तो 0 पर तो प्रोबेबिलिटी 0 है, 1 पे प्रोबेबिलिटी हमारी k है, और 2 पर प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो गई, 2k हो गई। अब टोटल सम कितना हो गया, 3k, और 3k k की वैल्यू है 1/10, तो ये कितना आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू 2 पर कितनी आ जाएगी, 3/10। और अब 2 के बाद आप 2.1 लेंगे तो वो क्या देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2.1, और 2.1 से लेस देन और इक्वल टू क्या क्या वैल्यू है, 2, 1 और 0, तो अगेन 2, 1 और 0, और उनकी प्रोबेबिलिटी का सम वापस 3/10। 2.2 पर भी यही रहेगा, 2.3 पर निकालेंगे तो वही प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 2.3 या 2.5, और 2.5 से लेस देन और इक्वल टू रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 2, 1 एंड 0, तो अगेन 2, 1 एंड 0 यही आएगा। तो हम कह रहे हैं कि अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 है और वहाँ से लेकर 2 से शुरू होकर 3 से लेस देन तक रहे, तो वहाँ पर हमारे पास इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, 3/10 हो जाएगी। अब आगे रेंज क्या बनेगी, आगे हमारे पास रेंज बनेगी 3 से 4 लेस देन तक, 3 से शुरू होकर 4 से पहले तक की रेंज है। इसमें आपके पास क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, तो रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर x इक्वल टू 3, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 3, तो लेस देन और इक्वल टू 3 पर क्या है, 3, 2, 1 एंड 0, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 लेस देन और इक्वल टू 3। तो इन 4 प्रोबेबिलिटी का सम हो जाएगा, और ये सम क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो ये है, ये 3 पर प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2k, तो ये 2k और जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5k हो गया।
और k की वैल्यू है आपके पास 1/10, तो ये हो जाएगा 5/10। तो इस रेंज में ये आपके रेंज हो गई, ये आपकी रेंज है 2 से 3 तक। अब 3 से शुरू होकर <4 तक इस पूरी रेंज में इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5/10 हो गया। अब अगली रेंज हमारे पास हो जाएगी 4 से शुरू होकर 5 से लेस तक, तो वो हमारे पास क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट x = 4, तो वो हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x < 4। तो उस < 4 कितनी प्रोबेबिलिटी है, 0, 1, 2, 3 एंड प्रोबेबिलिटी एट x = 4, इन सारी प्रोबेबिलिटी का सम। तो वो हो जाएगा यहाँ तक 3 तक तो ये है ये, और फिर 4 पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3k, ये ऐड हो जाएगा इसमें 3k, तो ये हो जाएगा आपका 8k, और k की वैल्यू है 1/10, तो ये 8/10 हो गया। तो यहाँ आपके पास 8/10 हो गया। इससे आगे आपके पास आएगा रेंज क्या बनेगी, रैंडम वेरिएबल x जो कि 5 से शुरू हो रहा है और 6 से लेस देन तक। तो ये आप फाइंड आउट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर x = 5, जो कि आपके पास दे देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x < 5 के लिए, और उसमें फिर एक आपके पास और ऐड हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 5। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी 4 तक की प्रोबेबिलिटी का सम तो ये रहा, और 5 पर प्रोबेबिलिटी कितनी है, k²। तो यहाँ पर मैं ये हो जाएगा 8k + k² हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 8k is 1/10 + k² 1/100। तो ये आ जाएगा आपके पास 100 LCM, और ये आ जाएगा आपका 80 + 1 81। तो इस रेंज में व्हेन रैंडम वेरिएबल इज लाइंग बिटवीन 5 to <6, इस रेंज में आपके पास इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81/100 हो जाएगी। अब अगली रेंज क्या हो जाएगी, अगली रेंज हो जाएगी हमारे पास 6 < 6, x is < 6 and <7। तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक और ऐड हो जाएगा, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी दे देगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f of x एट x = 6, वो हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x < 6 हो जाएगा। और तो < 6 है तो एक प्रोबेबिलिटी और ऐड हो जाएगी x = 6 पर। तो x = 6 पर प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2k² और ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा 3k² हो जाएगा, और 3k² तो ये आ जाएगा 3/100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 100 LCM आ जाएगा, तो ये तो 80 हो गया, और ये 3 तो ये आप 83 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 83/100। और फाइनली रेंज क्या हो जाएगी, x is > 7, x is > 7। अब इससे आगे तो है नहीं, तो x is > 7 हो गया। तो उसमें क्या हो जाएगा, इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू हम निकालेंगे 7 पर, जो कि होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x < 7। तो ये < 7 ये सारी प्रोबेबिलिटी है, इन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो एक चीज़ ये 7k² प्लस k और ऐड हो जाएगा, तो k ऐड होगा तो ये 9k हो जाएगा, और 7k² ऐड होगा तो ये 10k² हो जाएगा। तो ये 9k तो हो जाएगा 9/10 प्लस ये k² 100, तो ये हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा 10/10 जो कि 1। तो ये हमने इस रेंज में इस रैंडम वेरिएबल x का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो हमने फाइंड आउट किया। और अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का अगर ग्राफ देखें तो वो कैसे रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का अगर ग्राफ देखें तो हम इस तरह से मिलेगा हमें। ये देखिए x है, ये आपका y है, तो 0 से लेकर ये 1 मान लीजिए, 0 से लेकर 1 के पहले तक तो इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। उसके बाद जैसे 1 पे आते हैं इसकी वैल्यू 1/10 हो जाती है, और 1 से
फिर लेकर आप 2.9 तक, 2 के पहले पहले तक इसकी वैल्यू क्या रहती है, 1/10 ही रहती है। और जैसे 2 पर आएंगे इसकी वैल्यू 3/10 हो जाएगी। मान लेते हैं ये 3/10 है। अब 2 से शुरू होकर 3 के पहले पहले तक इसकी वैल्यू 3/10 ही रहती है। और जैसे 3 पर आते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 5/10 हो जाती है। और 3 से शुरू होकर 4 के पहले पहले तक, 4 से पहले पहले इसकी वैल्यू 5/10 ही रहती है। और जैसे ही आप 4 पर आते हैं इसकी वैल्यू 8/10 हो जाती है। तो ये 8/10 हो जाएगी। और आगे 5 तक जाएंगे, 5 से पहले पहले तक इसकी वैल्यू 8/10 ही रहेगी। और इस तरह से आगे भी ये आप कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है, जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, वो जो उसका जो ग्राफ होता है वो स्टेयरकेस होता है, स्टेप फंक्शन होता है। तो ये इस क्वेश्चन का पार्ट था थर्ड, जिसमें हमने इस रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट किया है। जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमने कहा है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ c सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू c इज ग्रेटर देन हाफ। तो इस पार्ट में हमें वो मिनिमम वैल्यू c पता करनी है जहाँ तक की प्रोबेबिलिटी का जो सम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू c, तो c तक की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो हाफ से ज़्यादा होना चाहिए, 1/2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हम देख रहे हैं कि 0 से लेकर 1 से पहले पहले तक की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। 1 से 2 के पहले पहले तक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/10, तो ये भी 1/2 से कम ही है। अब 2 से लेकर 3 से पहले पहले तक की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 3/10, तो वो भी 1/3, 1/2 से कम ही है। फिर आप देखें कि 3 से लेकर 4 से पहले पहले तक की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो कितना है, 5/10, जो कि 1/2 हो गया एग्जैक्टली। लेकिन हमें चाहिए कि नंबर c, मिनिमम नंबर c, जहाँ तक की प्रोबेबिलिटी का सम ग्रेटर देन 1/2 होना चाहिए। तो अब यहाँ देखें 4 से लेकर 5 के पहले पहले तक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, का सम कितना है, 8/10, जो कि 0.8 मतलब हाफ से ज़्यादा हो गया। और इसके बाद 5 से लेकर 6 की प्रोबेबिलिटी का 6 तक पहले पहले की प्रोबेबिलिटी का सम कितना है, 8.1, वो भी 1/2 से ज़्यादा है। और 6 से लेकर 7 के पहले तक की प्रोबेबिलिटी का सम कितना है, 8.3, तो वो भी 1/2 से ज़्यादा है। और 7 और उससे आगे तक की जो भी है प्रोबेबिलिटी का सम कितना है, 1 है। तो 1/2 कब होने लगा, 1/2 से ग्रेटर देन कब हुआ, यहाँ पर 8/10, यानी कि 4 से पहले पहले तक की तो जो प्रोबेबिलिटी है उन सभी का सम क्या है, 1/2 से लेस देन है। लेकिन जैसे ही हमने 4 से शुरू किया तो 4 के बाद कहीं पे भी चले जाइए, जो प्रोबेबिलिटी का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/2 से ज़्यादा आ रहा है। तो मिनिमम नंबर क्या हो जाएगा, मिनिमम नंबर जो c है वो 4 हो जाएगा, सच दैट के प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 4 इज ग्रेटर देन 1/2। तो वो मिनिमम नंबर क्या है, 4 है, जिसके जहाँ तक की प्रोबेबिलिटी का सम 1/2 से ग्रेटर देन आ रहा है। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया इसका, कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ c, जिसके जहाँ तक की प्रोबेबिलिटी का सम 1/2 से ज़्यादा आवे। और ये जो लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, वो हम ले लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या कहा है, हमें एक प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है 1.5, रैंडम वेरिएबल x इज लाइंग बिटवीन 1.5 to 4.5 अपॉन x ग्रेटर देन 2। ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b, प्रोबेबिलिटी ऑफ a व्हेन द इवेंट b इज ऑलरेडी हैपन। तो ये क्या होती है, ये हमारे पास आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.5 लेस देन कैप एक्स लेस देन 4.5 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 2। ये तो a इंटरसेक्शन b हो गया अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2। अब देखें ये आपके पास, देखिए आप 1.5 से, ये रियल लाइन है, ये 1.5 मान लीजिए, यहाँ तक है 4.5 और इसका इंटरसेक्शन करना है x ग्रेटर देन 2 से, तो ये आपका 2 है और इससे ग्रेटर देन ये सारा पोर्शन है। तो 1.5 से 4.5 और x ग्रेटर देन 2, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4.5 अपॉन, अच्छा इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2 क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइंग बिटवीन 2 एंड 4.5, तो 2 और 4.5, 2 से ग्रेटर और 4.5 से लेस प्रोबेबिलिटी क्या लाई कर रही है हमारे पास, ये हो जाएगी हमारे पास 2 से ग्रेटर और 4.5 से लेस, तो ये हो जाएगा 3। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4। ये दो प्रोबेबिलिटी है जो 2 और 4.5 के बीच में लाई कर रही है। और यहाँ पर देखें ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, तो वो हो जाएगी लेस देन और इक्वल टू क्या क्या वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या आता है हमारे पास, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 इज 2k एंड k इज 1/10, तो ये हो जाएगा 2/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 3k, तो ये हमारे पास हो जाएगा k की वैल्यू 1/10 है तो 3/10 अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 इज 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 इज k एंड k इज 1/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, वो हो जाएगी 2k, तो k की वैल्यू है अपने 1/10, तो ये हो जाएगा 2/10 हो जाएगा। और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 5/10 अपॉन ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3/10, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/10 अपॉन 10 माइनस 3 7/10, तो 10 से 10 कैंसिल, ये आ जाएगा 5/7। तो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 10 आइटम्स कंटेनिंग 3 डिफेक्टिव्स। एक 10 आइटम्स का लॉट है, उसमें से 3 डिफेक्टिव है एंड अ सैम्पल ऑफ 4 आइटम्स इज ड्रॉन, और उन 10 आइटम जिसमें से 3 डिफेक्टिव है, हमने 4 का एक सैंपल कलेक्ट किया है, 4 आइटम का। इफ़ द सैंपल इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, सैंपल जो हमने लिए हैं उसमें वो विदाउट रिप्लेसमेंट लिए हैं, 1 लिया, 2 लिए, 3 लिया और चौथा सैंपल लिया। ऐसा नहीं किया कि 1 लिया वापस रख दिए, फिर दूसरा उठाया फिर वापस रख दिया, ऐसा नहीं लिया। हमने जो 4 जो सैंपल लिए हैं 4, वो विदाउट रिप्लेसमेंट लिए हैं। 1 कलेक्ट किया, दूसरा कलेक्ट किया, तीसरा कलेक्ट किया और चौथा कलेक्ट किया, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया। द रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन द सैंपल। जो रैंडम वेरिएबल x है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ, उस 4 के सैंपल में कितने डिफेक्टिव आइटम है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, इस रैंडम वेरिएबल x जो कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें उसका
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्ट्रिक्टली लेस देन 1 निकालना है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिटवीन 0 एंड 2 ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम देखिए हम क्या दे रखा है, हमें रैंडम वेरिएबल x दे रखा है। x क्या है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स in the sample of 4, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन द सैंपल ऑफ 4, उस 4 आइटम्स के जो सैंपल है उसमें से जो डिफेक्टिव पीस है, डिफेक्टिव आइटम्स है, उनका नंबर रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंट करता है। तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए x की पॉसिबल क्या वैल्यू हो सकती है, या तो उस सैंपल 4 आइटम्स के सैंपल में एक भी डिफेक्टिव नहीं आएगा तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव इज 0, या हो सकता हो कि एक डिफेक्टिव आ जाए, उन 4 में से एक डिफेक्टिव हो जाए तो इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 हो जाएगी, या उस 4 के सैंपल में आपके पास 2 डिफेक्टिव आ जाए, या उस 4 के सैंपल में 3 डिफेक्टिव आ सकते हैं आइटम। 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स कितने हैं, 3 है। तो पॉसिबिलिटी उस 4 के सैंपल में, 4 आइटम के सैंपल में जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स का है वो क्या हो सकता है, या तो एक भी डिफेक्टिव आइटम नहीं आएगा, फिर या एक आ जाएगा, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकते हैं। 3 से ज़्यादा डिफेक्टिव पीस तो है ही नहीं, आइटम है ही नहीं हमारे पास। तो ये इस रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज़ हो गए। तो ये तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ हो गई। अब हमें इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ताकि हम इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकें। तो पहले ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। एक भी डिफेक्टिव आइटम नहीं आए हमारे सैंपल में, 4 आइटम का जो हमने सैंपल लिया है उसमें एक भी डिफेक्टिव नहीं आए। तो देखिएगा प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो फेवरेबल केसेस देखिए एक भी डिफेक्टिव पीस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो आपके पास जो नॉट डिफेक्टिव पीस की 10 में से 3 डिफेक्टिव है तो 7 नॉट डिफेक्टिव होंगे। तो ये एक भी डिफेक्टिव नहीं आ रहा है उस 4 में से, तो वो हम जो बचे हुए नॉट डिफेक्टिव पीसेज है, आइटम है, उनमें से हमने 4 सेलेक्ट किए हैं, और टोटल जो 10 थे उसमें से हमने 4 सेलेक्ट किए। देख रहे हैं टोटल 10 है, उसमें से 7 तो नॉट डिफेक्टिव है और 3 डिफेक्टिव है। तो हमने 4 सेलेक्ट किए हैं और उसमें से हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं x इक्वल टू 0 की, मतलब जब उस 4 के सैंपल में एक भी डिफेक्टिव नहीं आए। जब एक भी डिफेक्टिव नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो चारों आइटम कहाँ से सेलेक्ट किए होंगे, जो नॉट डिफेक्टिव 7 आइटम है उनमें से, और टोटल 10 में से 4 सेलेक्ट कर लिया। तो ये आपको पता है NCR क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 1/6। सिंपल कैलकुलेशन है, आप उसको देख सकते हैं NCR से, तो 1/6 आ जाएगा। अब जरा देखें, दूसरा है रैंडम वेरिएबल वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, वही टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो वही है हमारे पास, 10 में से हम 4 से सेलेक्ट कर रहे हैं, 10 में से 4 सेलेक्ट कर रहे हैं। अब उसमें से एक डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव कहाँ से आएगा, 3 में से एक आएगा। तो 3 में से तो हम एक सेलेक्ट कर रहे हैं, जो डिफेक्टिव है उनमें से तो एक सेलेक्ट किया, और जो नॉट डिफेक्टिव है 7 आइटम उनमें से 3 सेलेक्ट कर लिए। टोटल हमने जो 4 सेलेक्ट किए वो कैसे किए हैं, एक तो डिफेक्टिव आया है और 3 जो है नॉट डिफेक्टिव आया है, 7 में से 3 और 3 में से 1। तो ये अगेन NCR है, इससे आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1/2 आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, एक डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है। अब नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। 2 डिफेक्टिव पीस आ जाए, उस 4 के सैंपल में से 2 डिफेक्टिव पीस आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वही फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो वही 10 आइटम में से हम 4 सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इन 4 में से 2 डिफेक्टिव है। तो ये 2 डिफेक्टिव कहाँ से आए होंगे, 3 में से आए होंगे। तो 2 डिफेक्टिव आए हैं, मतलब 3 में से 2 आए हैं, और 2 जो आए हैं वो नॉट डिफेक्टिव है। तो नॉट डिफेक्टिव कितने थे, 7, तो 7 में से 2 आए। तो 10 में से 4 है, और उसमें भी 7 में से 2 आए हैं और 3 में से
2 आए हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट, इसका जो सिंपल रिजल्ट आएगा आपके पास आ जाएगा 3/10 एनसीआर और ये भी एनसीआर। तो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी 3/10 फॉर x इक्वल टू 2। और लास्ट हमारे पास है रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है x इक्वल टू 3, उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब उस 4 के सैंपल में से 3 डिफेक्टिव पीस आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो अगेन प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ टोटल केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 10 में से हम 4 सेलेक्ट कर रहे हैं, 10 में से 4 सेलेक्ट कर रहे हैं। अब ये 4 में से 3 डिफेक्टिव है तो वो 3 कहाँ से आए होंगे, यहीं से आए होंगे। तो 3 में से तो तीनों आ गए और बाकी एक कहाँ से आएगा, नॉट डिफेक्टिव में से आया होगा। तो ये 7 में से 1 आया है और 3 डिफेक्टिव में से तीनों लिए हैं। तो इस तरह से हमने 4 सेलेक्ट किए हैं 10 में से। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 1/30 आ जाएगा। ये आप ऐसे करेंगे NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब तो ये रैंडम वेरिएबल की 4 पॉसिबल वैल्यूज थी और उन चारों की प्रोबेबिलिटी ये रही। तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखते हैं, टेबल बनाएंगे और टेबल की जो फर्स्ट रो है उसमें तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। और इन सेकेंड रो में इन रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या क्या है, 0 की प्रोबेबिलिटी 1/x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी 1/6, x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी 3/10 एंड x इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी 1/30। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इस रैंडम वेरिएबल का। अब जो सेकंड थर्ड पार्ट है उनमें हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है x लेस देन और इक्वल टू 1 की। तो हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हटा देते हैं। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1। तो 1 या 1 से छोटी x की वैल्यू क्या है, 1 एंड 0, ये दो प्रोबेबिलिटी है जो 1 या 1 से लेस देन में है। तो इन दोनों का सम हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। तो लेस देन और इक्वल टू 1 तो दो ही वैल्यू है, 1 एंड 0, तो ये हो जाएगा। अब ये प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/0, x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी 1/6 प्लस x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास 6 एलसीएम आ जाएगा तो 1 + 3 4, तो ये हो जाएगा 2/3। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। थर्ड पार्ट, इसमें हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्ट्रिक्टली लेस देन 1। तो x जो रैंडम वेरिएबल है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होना चाहिए। तो लेस देन 1, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 तो हमारे पास एक ही वैल्यू है और जो कि क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाएगा, 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। और फोर्थ पार्ट में हमारे पास फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइंग बिटवीन 0 to 2। तो 0 और रैंडम वेरिएबल लाई कर रहा है 0 से 2 के बीच में। तो 0 और 2 के बीच में हमारे पास क्या वैल्यू है, हमारे पास एक ही वैल्यू है रैंडम वेरिएबल की 1। तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, क्योंकि 0 से तो 2 से तो लेस है और 0 से ग्रेटर है। तो 0 से ग्रेटर और 2 से लेस, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू एक ही वैल्यू है 1। तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 विच इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 2। और ये प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 1/2। तो ये एक और एग्जाम्पल था जो हमने सिंप्लीफाई कर लिया, सिंपल सॉल्व कर लिया इसको।
तो ये दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल हम इस पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे। सो थैंक यू।